दोस्तों नमस्कार। आज राजस्थान का भी चुनाव संपन्न हो गया। लंबी लंबी कतारें पूरे दिन लगी रहीं और वो इस बात को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त हैं कि रिकॉर्ड पिछले बार का टूटेगा। हो सकता है कि 75 और 76% वहां पर वोटिंग हो और नतीजे तो अब 3 तारीख को आने हैं। मैं आज की इस चर्चा में राजस्थान के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि देर शाम जो एक बड़ी खबर निकल करके आई वो है सोनिया गांधी का आरएसएस पर हमला। सोनिया गांधी की जो सक्रियता है वो तेलंगाना में क्या बढ़ने जा रही है, और उन्होंने जो हमला किया है वो अपने एक लेख के जरिए और पिछले दिनों जिस तरह से उनको बदनाम किया गया था, उनके बारे में दुष्प्रचार किया गया था, उसका भी उन्होंने जवाब दिया है और पलटवार किया है सीधे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। तेलंगाना में 30 तारीख को मतदान होना है और वहां पर मुख्य मुकाबले में कांग्रेस और बीआरएस है, केसीआर की पार्टी भारत राष्ट्र समिति। 3 और दूसरी पार्टियां हैं, एमआईएम है, बीजेपी है और बीएसपी है। लेकिन इन 3 की भूमिका विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अगर बीएसपी को छोड़ दें तो राहुल गांधी के शब्दों में बीजेपी और एमआईएम ये केसीआर के साथ हैं। राहुल गांधी ने तो आज एक बड़ा जोरदार हमला किया बीजेपी पर, मोदी पर, और मोदी के लिए कहा कि मोदी के 2 यार एमआईएम और केसीआर। लेकिन चर्चा सोनिया गांधी पर। सोनिया गांधी ने आज अपने एक लेख में बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए ये कहा कि पिछले दरवाजे से आरएसएस उसको नियंत्रित कर रही है। पीएमओ और मंत्रालय तो रबर स्टैंप बन गए। नरेंद्र मोदी की बागडोर नागपुर से नियंत्रित हो रही है, और आरएसएस जो न तो कोई संवैधानिक संस्था है न रजिस्टर्ड संस्था है, और वो संस्था इस पूरे सरकार पर हावी है और वो विचार लागू करने के लिए सरकार पर लगातार उसकी नकेल कसती रहती है, उस पर दबाव डालती रहती है। और आरएसएस वो संस्था है जो 2025 में अपने 100 साल पूरे करेगी। बाबा साहब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और यहां तक कि सरदार भगत सिंह, हालांकि उस समय तक आरएसएस की भूमिका को भगत सिंह ज्यादा निगाह से नहीं देख रहे थे, लेकिन जो उनकी वैचारिकी है, चाहे वो उनका मशहूर लेख हो मैं नास्तिक क्यों हूं या अछूत की समस्या जैसा लेख, ये पूरे इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है कि ये तमाम उस समय के महापुरुष आरएसएस, हिंदू महासभा, रामराज परिषद उनकी वैचारिकी के खिलाफ खड़े हुए थे और उससे संघर्ष कर रहे थे। अंबेडकर ने तो यहां तक कह दिया था कि जो आरएसएस और हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र का सपना देख रही है, वो अगर सपना कभी पूरा होता है तो वो दलितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा। हिंदू कुछ भी कहें, लेकिन वो कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकते, और इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि उनमें समानता और न्याय का भाव नहीं है, और बंधुत्व का तो कतई नहीं। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक ये है कि ये महिलाओं, दलितों और वंचितों के लिए, उन पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए सबसे क्रूर विचार है, और इसीलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। नेहरू सीधे तौर पर हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ रहे थे। गांधी ने तो अपनी शहादत दे दी, कुर्बान कर दिया अपने को। वो गांधी जो 125 साल जीने की हसरत रखते थे, आखिरी में जब सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, गांधी ने जीने की हसरत ही छोड़ दी, और गॉड से जैसा शैतान
जिसे भारत का पहला आतंकवादी भी कहा जाता है, स्वतंत्र भारत का, उसने गांधी के पैरों को छू करके उनके छाती में गोलियां उतार दी। इस तरह के वो हिंदू महासभा का सदस्य था और यह भी माना जाता है कि आरएसएस से भी उसका जुड़ाव रहा था और आरएसएस ने गांधी के असैसिनेशन के बाद अपने कार्यालयों में मिठाइयां बांटी थी। ये इस बात का सबूत है कि गॉडसे के साथ उसके संबंध भले ही रिटर्न में ना हो, लेकिन गॉडसे के कृत्य पर उसे अभिमान था, उसे खुशी थी। गांधी की शहादत ने आरएसएस को प्रश्नांकित कर दिया। लंबे समय तक आरएसएस को बैन किया गया। खैर, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। सोनिया गांधी ने आज आरएसएस पर जो सवाल उठाया और उसके जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा और यह कहा कि जो लोग नेशनल एडवाइजरी कमेटी यानी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद पर सवाल उठाते थे, अगर आपको याद हो, श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और 2 बार लगातार उन्होंने सरकार बनाई। 2004 में जब चुनाव चल रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया शाइनिंग के नारे के साथ चुनाव मैदान में आए थे और इस तरह से कैंपेन चल रहा था कि लोग ये मान करके चल रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी लौट करके आ रहे हैं, बड़े बहुमत के साथ आ रहे हैं। लेकिन तमाम सर्वे ध्वस्त हो गए। सोनिया गांधी के लीडरशिप में, कुशल लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सफलता अर्जित की और एक मजबूत गठबंधन तैयार किया, सरकार बनाई। सोनिया गांधी पर दबाव था कि वे प्रधानमंत्री का पद स्वीकार करें। यहां तक कि बीपी सिंह चाहते थे कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहल भी की, लेकिन आखिरी क्षणों में यह कहा जाता है कि राहुल गांधी और खास करके राहुल गांधी की सलाह पर, उनके दबाव में सोनिया गांधी ने वो पद अस्वीकार किया और उनकी अंतरात्मा की आवाज को उन्होंने सुना कि सत्ता के लिए राजनीति नहीं बल्कि बदलाव के लिए राजनीति होनी चाहिए, और वे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष बनती हैं, जिसमें योगेंद्र यादव जैसे समाजवादी विचारक, नागरिक कार्यकर्ता, अरुणा राय, मेधा पाटकर और ऐसे ही कई और लोग उसमें शामिल थे, जिन्होंने कई सिफारिशें ऐसी की जिसने 21वीं शताब्दी की राजनीति और देश के लोकतंत्र को व्यापक तरीके से प्रभावित किया और लोगों के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए कई बड़े अधिकार ही नहीं दिए बल्कि उनके लिए सहूलियतें भी दी। इसी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सलाह पर, सुझाव पर मनरेगा जैसी योजना आती है। राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई 2005 में आती है, जो सरकार को, प्रशासन को उत्तरदायी बनाने के लिए बेहद जरूरी था, जिसने सरकारों पर अंकुश लगाए। तमाम मनमानेपन जाहिर हुए और उन पर शिकंजा कसा गया। राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, जो आज नरेंद्र मोदी ढोल पीटते हैं कि वो 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, ये अधिकार कहां से मिलता है? उसी यूपीए 2 गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी सिफारिश सोनिया गांधी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने की थी। राइट टू एजुकेशन, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और उनके लिए फूड की व्यवस्था करना, यह आर्टिकल 21 में जोड़ा गया और यह अधिकार मिलता है।
इसी तरह से वन अधिकार अधिनियम आता है जो आदिवासियों की लंबे समय से मांग थी। आज राहुल गांधी जो आदिवासियों के जल जंगल जमीन का सवाल उठा रहे हैं कि उनके अधिकारों पर, उनका अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए और वे इस देश के पहले मालिक हैं, वो वन अधिकार अधिनियम आता है और उसने देश के तमाम दलित, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए, मैं ये कहूं कि नागरिक मात्र के लिए कई अधिकार दिए। और उस सलाहकार परिषद के बारे में क्या कहा जा रहा था कि ये पावर सेंटर है, असली पावर सेंटर है और मनमोहन सिंह तो कठपुतली हैं, जिनकी डोर सोनिया गांधी के पास है, फाइलें सोनिया गांधी के पास जाती हैं, 10 जनपद जाती हैं और तब जाकर के चीजें तय होती हैं, मंत्रालय तय होते हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने आज अपने लेख में यह भी बताया कि जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी उसने तो SC ST के लिए अलग से बजट बनाने और गैर संगठित क्षेत्र के लिए सोशल सिक्योरिटी का भी फ्रेमवर्क बनाने का सुझाव दिया था, जिसे सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। यानी हम केवल सलाह देते थे, सुझाव देते थे, यानी जो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद थी वो केवल सुझाव देती थी, मानना न मानना सरकार का काम था। लेकिन आज RSS चला रहा है सरकार को, PMO और मंत्रालय एक तरह से रबर स्टैंप हो गए। ये सोनिया गांधी का हमला आगे और बढ़ने वाला है और मोदी सरकार तिलमिलाई तो जरूर होगी। आज की इस बातचीत में बस इतना ही। देखते रहिए और पसंद करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।